देखिए, तो अकाउंटेंसी क्लास 11 और आज है हमारी फर्स्ट क्लास। देखते हैं हमें क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट। चलिए, आपने बताया ना सोनिका, आपने फर्स्ट चैप्टर किया है। चलिए बताइए, इन तीनों में डिफरेंस बताइए, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट। Sir, accounting means process by which a report of events is created, ओके। and account is a report or description of an event. ओके, अकाउंटेंसी। Mm, Sir, accountancy. Sir, I don't know accountancy. ओके, देखिए बेटा, जो आपने बताया इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं हम, एक्चुअली में इनका मतलब क्या है। अकाउंटेंसी क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है पहले तो बताओ। अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, अकाउंट है आपके सब्जेक्ट का नेम? अकाउंटेंसी। आपके सब्जेक्ट का नेम क्या है? अकाउंटेंसी। ठीक है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस चीज की? ये थ्योरी है किस चीज की? ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये हमें प्रोवाइड करता है कौन? अकाउंटेंसी। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे। यानी आप कह सकते हो अकाउंटेंसी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, और वेयर एज जो अकाउंटिंग है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। किसकी? अकाउंटेंसी की। ठीक है जी। और अकाउंट Yes, क्या sir. होता है? अकाउंट, बेटा सोनिका आपके घर से बेटा पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अब ठीक है, जब आपको पूछना हो तब आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, या बोल लीजिएगा जो भी कुछ डिस्कशन करना है। अकाउंट क्या होता है? देखो, बड़े सिंपल तरीके से हम अकाउंट का मतलब समझेंगे और पेपर में भी यही लिख के आएंगे तो कोई भी नंबर हमारा नहीं कटेगा। होता क्या है अकाउंट? सिंपल सी बात है, हमें ये बोलना है कि अकाउंट इज अ टी शेप फिगर। देखिए मैंने टी बनाया है। अकाउंट इज अ टी शेप फिगर विच हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। तो ये बेटा आपका अकाउंट का मीनिंग हो गया। कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, तो आज के बाद आप यही बोलोगे, अकाउंट इज अ टी शेप फिगर which has two sides, left hand side and right hand side. Left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. अब कोई पूछे भाई डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपने अकाउंट का मतलब तो बता दिया, फिर ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ डेबिट जो है लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट करता है अकाउंट की, और जो क्रेडिट है वो राइट हैंड साइड को डिनोट करता है एक अकाउंट की। तो यानी अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, तो व्हाट यू विल से, डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अगर कोई उससे पूछो और टेक्निकल बताओ, थोड़ा और ज्यादा बताओ डेबिट के बारे में, तो आप बोल सकते हो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड, फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो। चलिए अब मैं इसी तरीके से आपसे क्रेडिट के बारे में जानना चाहूंगा। आई होप आप क्रेडिट के बारे में बता पाएंगे। क्रेडिट क्या होता है बताइए? Sir, credit is right hand side of an account. वेरी गुड, आप दोनों ने सही बोला। क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। हम क्या करेंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे, उसी से कनेक्ट करेंगे पूरी अकाउंटिंग को। हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आगे क्या बोलोगे इसके बारे में। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड, बता दीजिए आपको पता है। ऐसा मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं तो हमें पता नहीं है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को पता है, बता दीजिए फटाफट। क्रेडिटो। वेरी गुड, देखा आप पहले से पढ़ के आए हो, आपको जुट क्या है, ये देखो क्रेडिटो। वेरी गुड। तो आई होप ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और एक अकाउंट क्या होता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे सोनिका, अकाउंट क्या है? Sir, account is a key इज अ टी शेप फिगर। is a key shaped figure which has two sides, right hand side and left hand side,
and left hand side is of debit and right hand side of is credit. ठीक है, तो अकाउंट इज अ टी शेप फिगर विच हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. तो आई होप ये क्लियर है और डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी आपको क्लियर है. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पहले ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी. फिर हमने अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ लिया कि अकाउंटेंसी नॉलेज है, थियोरी है किसकी, अकाउंटिंग की, जो मुझे बताती है कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे और उसके अंदर अकाउंटिंग अंदर अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा. ये मुझे इसकी नॉलेज देगा अकाउंटेंसी. जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के प्रोसेस को बोलते हैं ईट और खाना खाने को बोलते हैं ईटिंग. तो अकाउंट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग. ठीक है, तो ये क्या बेटा, अकाउंटिंग के बारे में पढ़े. तो अकाउंटिंग है क्या? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. यानी प्रोसेस तो है, क्रिया तो है, पर कैसी है, सिस्टमैटिक होने वाली है ये. यानी एक के बाद एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम, कोई भी ऑर्डर बीच में ब्रेक नहीं करेंगे. इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस किस चीज का, ऑफ. तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं. पहला स्टेप, अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, कोई बताएगा? आइडेंटिफाइंग. पढ़ा होगा आपने कहीं, आइडेंटिफाइंग. तो बेटा आइडेंटिफाई, वेरी गुड. आइडेंटिफाई किस चीज को करते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शंस को. आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. अब मैं कुछ ना घर के एग्जांपल लेने वाला हूं, आप लोगों से रिलेटेड नहीं है वो, तो आप अपने ऊपर पर्सनल मत लेना. अगर समझना है तो आप बोलिए कि ठीक है सर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ले लूं मैं? Yes sir. ठीक है, क्योंकि क्या है उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं तो. अच्छा सोनिका, आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता? No sir. बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी बनाना? चलिए आपको नहीं आता, मान लीजिए आपने यूट्यूब से, लॉकडाउन चल रहा है, आपने यूट्यूब से कुछ अच्छी सी चीज सीखी और घर पे नानी मौसी आई हुई थी, तो आपने क्या किया, कोई अच्छी सी डिश बनाई और नानी मौसी को खिला दी फर्स्ट टाइम. तो क्या नानी मौसी ऐसा करती है कभी 11 रुपए का शगुन या 51 रुपीज का शगुन दे देती हैं कि बेटा बहुत अच्छा बनाया फर्स्ट टाइम? ऐसा होता है No कुछ? sir. नहीं होता. अरे बाप रे बाप. अच्छा चलिए आप छोड़िए, मान लीजिए आपके घर में आपका कोई भाई भाई है, शादी हो, उसके भाई की शादी हुई आपके भाई की, और आपके घर में कौन आई, भाभी आई. भाभी ने फर्स्ट रसोई करी, पहली बार रसोई में कुछ बनाया, तो जो आपके दादू होंगे या आपके पापा होंगे, क्या उनको शगुन के तौर पे कुछ पैसे या कुछ ज्वेलरी कुछ भी देंगे या नहीं देंगे? सर देंगे. देंगे. अच्छा मुझे बताइए, क्या आपकी भाभी ने जो खाना बनाया आपके घर में आकर के फर्स्ट टाइम, क्या वो उस ज्वेलरी के लिए या उस पैसे के लिए बनाया था, वो लेने के लिए? No sir. किस लिए बनाया था? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. क्या Yes sir. उनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का था या नहीं था? No sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हिंदी भाषा में लेन देन. यानी एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जानी भी चाहिए. तो मुझे बताओ, क्या आपकी भाभी ने खाना खिलाया तो देन हुआ और बदले में उनको पैसे मिल गए, तो लेन देन तो हो गया, यानी वो ट्रांजैक्शन तो हो गई. क्या उसमें प्रॉफिट था? आपने कहा नहीं सर, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन खिलाया, उसमें प्रॉफिट नहीं था. तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन थी या नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी, मुझे बता दीजिए. Sir normal transaction. यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जहां पर ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो कैसी ट्रांजैक्शंस हो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, यानी जहां पर प्रॉफिट इंक्लूडेड हो, हमारा इंटेंशन हो प्रॉफिट कमाने का. आई होप ये आइडेंटिफाइंग वाला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को. Yes sir. ठीक है. सेकंड, मेजरिंग. हमने ट्रांजैक्शंस को तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसको मेजर करते हैं इनटू मॉनेटरी टर्म्स. बेटा मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने एक होटल खोला और उसमें आपने बहुत मेहनत करी, आपको खाना बनाना नहीं आता पर आपने शेफ रखे, ये करा वो करा, बहुत ज्यादा मेहनत करी. क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे अपनी मेहनत की वैल्यू बता सकते हो? कितने रुपए की मेहनत करी आपने? क्या आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे अपनी मेहनत को? No sir. तो ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होगी, मतलब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद
उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे, मतलब उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाकर के उसको हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया मेरा रिकॉर्डिंग। तो यानी पहला स्टेप होता है मैं सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता हूँ कि ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। दूसरा, उसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता हूँ। अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ पाऊंगा। आई होप ये बातें क्लियर होती चल रही है आपको। Yes, sir. ठीक है, अब देखो रिकॉर्डिंग को समझते हैं। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल्स। कहां पर रिकॉर्ड करते हैं हम? जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा आयुष या सोनिका, आप में से कोई मम्मी के साथ कभी सब्जी लेने गया है मार्केट में? Yes, yes, sir. अच्छा मान लीजिए आपने कहा कि यार आज तो राशन भी लेकर के आना है, दालें भी ले आनी है, दूध भी लाना है और सब्जियां भी लानी है। तो मुझे बताइए क्या आप एक थैला लेके जाते हैं या अलग अलग चीजों के लिए 10 थैले लेके जाते हैं? Sir, एक यानी एक थैला लेके जाते हैं और उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करके ले आते हैं, है ना? क्या क्या? आपने दूध लिया तो दूध भी उसी में रखा होगा सबसे ऊपर, दाल ली तो दाल सबसे नीचे रख दी होगी, उसके बाद आपने कोई सब्जी वगैरह ली है तो आपने क्या रखा होगा, बीच में रख दी होगी, आलू प्याज वगैरह। ठीक है, दाल भी 10 तरह की आप लाए, तो क्या वो अलग अलग रखी है आपने, अलग अलग थैलों में रखी है, एक ही थैले में रखी? सर एक ही थैले में। अच्छा, एक ही थैले में रख के आप घर पे ले आए। यानी आपने क्या कर दिया, जो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई करी, मॉनिटर में मेजर किया, उसको आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। कहां पर? जर्नल्स में। तो बेटा आपको तो जर्नल्स कितने तरह के होते हैं? काफी तरह के जर्नल्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में वो पढ़ते हैं। एक बार आपने सुना होगा कैश बुक। तो जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सर ये परचेज बुक। चैप्टर भी है ना? हाँ बेटा। सर ये चैप्टर भी है ना? हाँ जी बेटा, इनके ऊपर चैप्टर भी है। मैं तो आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको इसी में। एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन लर्न करना और उसको समझने में बहुत डिफरेंस होता है। लर्न करके तो आप किसी को भी सुना दोगे, पर उसका असली मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाके आप अकाउंट के अच्छे स्टूडेंट्स कहलाओगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जर्नल्स का मतलब होता है जिस बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी आपका वो थैला जिसके अंदर आप सब्जियां दालें सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो एक ही जगह पर। तो कैश बुक में आप जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हो। परचेज बुक में जितना भी आपने उधारी सामान खरीदा है उसको रिकॉर्ड करते हो। सेल्स बुक में जितनी भी आपने उधारी सामान बेचा है वो रिकॉर्ड करते हो। जो उधारी सामान आपने बेचा था अगर वो वापसी आ गया तो वो आप करते हो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड। फिफ्थ, अगर आपने कोई उधारी सामान परचेज किया तो उसको वापसी कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो आप रिकॉर्ड करते हो परचेज रिटर्न बुक में। और जो चीजें इन 5 बुक्स में नहीं आ पाती उसको आप रिकॉर्ड कर देते हो जर्नल प्रॉपर में। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये जर्नल्स क्या है? Yes, sir. थैला है। उसके बाद मुझे बताओ मम्मी क्या करती है घर पे आकर के? वो थैला ऐसी रख देती है रसोई के अंदर, और जब दूध चाहिए तो उस दूध को थैले से निकालती है, जब दाल चाहिए होती है दाल को थैले से निकालती है, ये कुछ और करती है मम्मा? नहीं सर, सर सबको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं अलग अलग, यानी अलग अलग जगह पे जो रखती जहाँ हैं। पे। यानी आपका कहने का मतलब है कि मम्मा हर किसी के लिए एक एक डब्बा बना रखा है मम्मा ने। चीनी का डब्बा अलग, यस सर। चाय पत्ती का डब्बा अलग, हरहर की दाल अलग, मूंग की दाल अलग, मलका मसूर अलग। ऐसा कह रहे हो आप? यस सर। यानी आपने यहाँ रख दिया शुगर, यहाँ रख दिया टी, ठीक है, यहाँ पर रख दी पल्सेस, ठीक है। इसी तरीके से आपने अलग अलग डब्बे बना रखे हैं। क्या मम्मा शुगर और टी अगर दोनों लाइए क्या एक ही डब्बे में रिकॉर्ड करती है, अलग अलग डब्बे में रिकॉर्ड करती है उसको भी? सर अलग अलग डब्बे में। क्यों? चाय तो बनानी होती है, उसमें शुगर भी यूज होती है, टी भी यूज होती है, तो दोनों को इकट्ठे मिक्स करके क्यों नहीं करती मम्मा? बताइए, एक ही डब्बे में भी तो रख सकते थे, थैले में से निकाल करके अलग अलग डब्बे में रखने की जरूरत क्या थी? सर जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ चाय बनाने में काम आए, कुछ और वेरी भी आ गुड। सकते हैं। और मुझे अगर शुगर, और ऐसा भी हो सकता है शुगर जल्दी खत्म हो जाए, मेरी चाय पत्ती बची रहे। हो सकता है चाय पत्ती जल्दी खत्म हो जाए, शुगर बची रहे। हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि Yes, sir. हर किसी के अपने अलग अलग यूज हैं। और अगर मैं इन सब चीजों को मिक्स कर दूंगा, जैसे इस थैले में रिकॉर्ड थी सारी चीजें मिक्स, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा ना कि मेरे पास शुगर कितनी है,
टी कितनी है, पल्सेस कितनी है, कौन सी दाल कब खत्म हो रही है, फिर कब लेकर के आनी है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, क्या जो दालें, अगर आप 10 तरह की दालें लाते हो तो दालों के लिए भी 10 तरह के डब्बे बनाते हो, या एक डब्बा बना लिया दाल को, उसमें सारी दालें पलट देते हो? सर अलग अलग बनाते हैं। यानी अगर एक चीज है तो यानी मतलब बारीक से बारीक चीज, कोई भी चीज होगी उसके लिए अलग डब्बा बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या डब्बे दालों के एक तरफ रखते हो, चाय चीनी पत्ती के एक तरफ रखते हो, या वो सारे डब्बे अलग अलग बना के एक ही तरफ रख दिए? कि एक शेल्फ में चीनी का पड़ा है, दाल का एक दाल पड़ी है, दूसरे में एक चाय पत्ती पड़ी है, एक दाल पड़ी है, या पूरा शेल्फ होता है, शेल्फ पे लिख दिया दालें, तो उसके अंदर 10 तरह की दालें आप भर दोगे, इस तरीके से करते हो? सर पूरा शेल्फ होता है, जैसे किसी में दाल है, किसी में शुगर और टी। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब आपने क्या किया, उसको अरेंज किया अंडर अ पर्टिकुलर हेड। आपने एक हेडिंग बना ली और उसके अंदर जो चीजें थी वो आपने डाल दी। तो आपने बेसिकली किया क्या, कौन सा प्रोसेस किया, क्लासिफाई कर दिया चीजों को, यहां रिकॉर्ड किया, यहां से निकाल करके अलग अलग जगह पर अरेंज कर दिया। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफाइंग। क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। तो समझ में आया कि मम्मा ने किया क्या, क्लासिफाइंग किया। तो क्लासिफाई किस में करते हैं, इनटू लेजर्स। और इसमें मम्मा ने किया क्या था, सबके अलग अलग अकाउंट बनाए थे, अलग अलग डब्बे बनाए थे। लेजर्स को बोलते हैं अकाउंट बनाना, हर किसी का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। और वो अकाउंट क्या है, ये अकाउंट है, यानी हर किसी का अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मोहन से 5,000 के गुड्स खरीदे, तो आपके पास कैश गया होगा, और मोहन कैश खरीदे हैं तो आपके पास कैश गया होगा, और वो गुड्स आए होंगे। तो आप एक अकाउंट बनाओगे, दो अकाउंट बनाओगे? दो अकाउंट बनाओगे, एक गुड्स के लिए और एक कैश के लिए। अगर आपका बैंक में पैसा है और आपके पास हाथ में भी पैसा है, तो आप दो अलग अलग अकाउंट बनाओगे, कैश के लिए भी और एक बैंक का भी। तो यही चीज होता है कि हम हर किसी चीज के लिए क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया एक थैले में, उसके बाद उसको क्लासिफाई कर दिया, अरेंज कर दिया अलग अलग अकाउंट में। क्योंकि इस में आपका उधारी सामान खरीदा हुआ भी है, उधारी बेचा हुआ भी है, कैश में खरीदा, कैश में बेचा, सब कुछ एक ही जगह रिकॉर्ड है। तो फिर आप यहां से निकाल निकाल करके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना देते हो, और सिर्फ उसी से रिलेटेड चीजें उसमें रिकॉर्ड करते हो। जैसे एग्जांपल, आपने ये शुगर का डब्बा बनाया, अब आप दोबारा शुगर लेकर के आए, तो दोबारा शुगर वाले डब्बे में डालोगे या टी वाले डब्बे में भी डाल सकते हो? सर शुगर वाले डब्बे में। तो बस यही है कि एक बार आपने अकाउंट बना दिया तो उसी के अंदर प्लस माइनस चलता रहेगा, फिर हमें दूसरे डब्बों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना है जो कौन से डब्बा पर हमारा काम है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मम्मी क्या करती है, अरेंज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद मम्मा क्या करती है, उसको यूज करती है। यूज करने के बाद जैसे एक महीने का राशन लाए, तो एक महीने के बाद मम्मा देखती है या नहीं देखती कि मेरे पास कितना कितना सामान बचा है? उसको बोलते हैं समराइजिंग। मम्मा आपकी एक समरी बनाती है कि मेरे पास दाल कितनी बची है, चीनी कितनी बची है, ठीक है, चाय पत्ती कितनी बची है, उसको बोलते हैं हम समराइज करना। समराइजिंग के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि आपने डब्बों में जो रिकॉर्ड किया प्रॉपर रिकॉर्ड किया या नहीं किया। दूसरा आपका बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनल सर इसमें अकाउंट बैलेंस शीट भी होता है? बेटा फाइनल अकाउंट्स के अंदर होती है। इसमें पहला बनता फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद सेकंड बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर थर्ड बनता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से मेरे को पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट का, अभी आगे बता दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे पता चलता है नेट प्रॉफिट का, और बैलेंस शीट से मुझे पता चलती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि मैं आज मार्केट में मेरी कहां पर, मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सब मुझे पता चलता है बैलेंस शीट से। तो ये सब किसमें होता है, समराइजिंग में। क्या आपकी मम्मी अपना प्रॉफिट और लॉस निकालती है नहीं निकालती? कैसे कि यार मैंने सोनिका के या आयुष के पापा से अभी सामान लाने के लिए 5,000 रुपए लिए थे, और मेरा जो खर्चा हुआ वो हुआ 4,500। तो आपकी मम्मा कहती है ना कि मेरे को 500 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
क्या आपकी मम्मा 500 रुपए पापा को वापसी कर लेती है या अपनी गुल्लक में डाल लेती है अलग से? बताइए। सर अपनी गुल्लक में डाल लेती है। अपनी गुल्लक में डाल लेती है ना, तो ये क्या हो गया, उनका प्रॉफिट हो गया। क्या वो भी मम्मा भी प्रॉफिट निकालती है या नहीं निकालती? सर निकालती है। निकालती है ना। तो वही चीज होगी समराइजिंग में। मम्मा ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकाला? प्रॉफिट, कि पापा से कितने पैसे आए और उन्होंने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा कर दिया, तो उसके बाद निकल गया उनका नेट प्रॉफिट कि मेरे को इतने रुपए बचे। अब ये पैसे उनका क्या है? उनके लिए प्रॉफिट है। तो देखो आपकी मम्मा भी घर में क्या करती है, उनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है पर पूरी अकाउंटिंग करती है, पूरा बिजनेस करती है। चलिए, उसके बाद बैलेंस शीट में क्या मम्मा समरी बनाती है नहीं बनाती लास्ट में बैलेंस शीट में, कि मेरे पास चीनी में इतनी चीनी बची है, इतना टी बची, इतनी पल्सेस बनी है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट की मेरी पोजीशन क्या है। जिसके पास जितना ज्यादा राशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ज्यादा अच्छी होती है, हाँ या ना? ऐसे लॉकडाउन में जिसके पास बोरियां पड़ी हैं आलू की, उसको क्या कहोगे? भाई तेरी पोजीशन तो बहुत अच्छी है। और जिसके पास 1 किलो या आधा किलो या एक आलू पड़ा घर में, तो आप क्या कहोगे? भाई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन है ही नहीं मेरी मत कुछ भी। बोलते नहीं बोलते? तो ये यस सर। कौन बताएगा? ये मुझे बैलेंस शीट बताएगी। कितना आपके ऊपर कर्जा है, कितना आपके पास पूंजी है, कितना आपके पास अपना पैसा, कितना आपने उधारी ले रखा है, वो सब बताती है मेरे को बैलेंस शीट। चलिए आगे चलते हैं। अब समराइजिंग के बाद मम्मी क्या करती है? मम्मी ने प्रॉफिट निकाल लिया कि मुझे इस साल हुआ है या इस महीने हुआ है 500 रुपए का प्रॉफिट। क्या मम्मी पिछले प्रॉफिट से कंपेयर करती है या नहीं करती? कि अब पिछले बार तो मुझे इसके पापा ने 5,000 ही दिए थे, पर मेरा खर्चा 4,000 का हुआ था। पिछली बार तो मेरे को 1,000 रुपए बचे थे, इस बार 500 रुपए कैसे बचे हैं? क्या मम्मा ऐसा करती है या नहीं करती कंपैरिजन? यस सर। मम्मा फिर पापा को बताती है ना कि भाई सब्जियों के दाम बढ़ गए, मेरे को नहीं पता, मेरे को अगली बार से ज्यादा खर्चा चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है? पूरी मम्मी ने क्या किया? एनालाइज किया, कंपैरिजन किया अपने इस साल के प्रॉफिट को या इस महीने के प्रॉफिट को पिछले महीने के प्रॉफिट से, और इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं एनालाइजिंग। अच्छा, एनालाइज करने के बाद क्या मम्मी रीजंस निकालती है या नहीं निकालती? कि भाई मुझे जो 500 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ, पिछले साल मुझे 1,000 बचे थे, इस बार 500 बचे, तो 500 रुपए कम बचे, तो किस वजह से हुए हैं? दालें बढ़ी थी, या लॉकडाउन की वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं, या दूध महंगा हो गया है, या 500 रुपए मुझसे सोनी का या आयुष पॉकेट मनी ले गए थे? क्या मम्मी ऐसे रीजंस फाइंड आउट करती है या नहीं करती? सर करती हैं। करती है ना। देखो मम्मी पूरी अकाउंटिंग करती है। आज बता ना मम्मी को कि मम्मी आप हमें अकाउंटिंग नहीं सिखा सकते, सारे दिन अकाउंटिंग करते हो। तो 7th पॉइंट आ जाता है इसमें, इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग इंटरप्रिटेटिंग में क्या होता है? मम्मी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स देती है, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स निकालना। मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स यानी रीजंस को जस्टिफाई करना, कि एनालाइज जो कंपेयर किया उसकी वजह से जो डिफरेंस आया उसका रीजन क्या है, उसकी मीनिंगफुल स्टेटमेंट देना, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेटिंग। और लास्ट में जाकर के सब कुछ काम करने के बाद मम्मी कहाँ जाती है? पापा के पास जाती है ये सब बताने के लिए, हाँ या ना? और वो कम्युनिकेशन होता है। हाँ जी, और वो बात बताने के लिए होता है कम्युनिकेटिंग। मम्मी ने क्या कम्युनिकेट किया? जो भी रिजल्ट्स निकले कि मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मुझे अगली बार ज्यादा पैसे चाहिए, साफ बोल रही हूँ, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द यूजर्स। क्या आई होप ये अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है या मीनिंग है जो भी, ये क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से? यस सर। तो इसको बेटा पूरा पॉइंट वाइज याद करना है, सीरियल वाइज। तो एक बार आप देखकर ही बोल दो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी। मैं पहले बोल के दिखाता हूँ। इस तरीके से भी बोल सकते हो आप, दो तरीके से बोल सकते हो। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ टू द यूजर्स। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका और अच्छे तरीके से बोल सकते हो किसी को बताना हो तो, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, measuring them into monetary terms, recording them into journals, and classifying them into ledgers. Summarizing the results, analyzing, interpreting, and communicating the results thereof to the users. तो देखो सेकंड वाली बोलने में ज्यादा अच्छा लगा या नहीं लगा? समझ भी आया? तो आप अपने तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। क्या मुझे बताओ ये सीरियल वाइज लर्न हो जाएगी?
Yes, sir. ठीक है बेटा, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूँ, तो आप मुझे बता देना कि मेरी स्पीड स्लो है या फास्ट है, क्योंकि अभी शुरुआत में हमें बच्चे का नहीं पता चलता ना, एक लिंक बनाना पड़ता है हमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तब वो बैठ जाता है, फिर बिल्कुल स्मूथली चलती है क्लासेस। ठीक है, चलिए, तो ये स्पीड सही है या धीरे है? No, sir, it's fine. It's fine. फाइन ना, ओके। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम यूजर्स की। क्या आप मुझे बता सकते हो यूजर्स कौन कौन से होते हैं एक बिजनेस के अंदर? दो तरह के यूजर्स पढ़ने वाले हैं हम। सर एक्सटर्नल और इंटरनल। वेरी गुड, इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। अच्छा आयुष, आप बता दीजिए, आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर रखा है, तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से इंटरनल यूजर्स होते हैं? सर ज्यादा नहीं पता, इंटरनल में सर ज्यादातर अंदर के लोग होते हैं, जैसे अंदर के लोग, सबसे पहला अंदर का लोग कौन होगा? ऑनर, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ उसका इंटरेस्ट क्या रहता है, ये पेपर में पूछ लेते हैं कि ऑनर को डिफाइन करो, तो ऑनर का मेन इंटरेस्ट क्या रहता है? प्रॉफिट जानने में, है ना, कि भाई मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है। दूसरा हाँ कौन होता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किस लिए यूज करता है बुक्स को? देखने के लिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। बॉस ने कहा था, मेरे ऑनर ने कहा था इतना प्रॉफिट होगा तो मैं बोनस बांटूंगा सब में, तो क्या मेरी फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ है, मैं क्या बोनस मांगू? तो एम्प्लॉय किस में इंटरेस्टेड रहता है? यूजर्स क्यों है वो? बोनस के लिए, अपने बोनस के चक्कर में। और तीसरा कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट को डिसीजंस लेना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इस वजह से वो अकाउंटिंग की बुक्स को यूज करती है, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या पोजीशन है, आगे हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या रिसर्च करें, ये सब के लिए इंटरनल यूजर्स होते हैं। तो हमने तीन तरह के इंटरनल यूजर्स पढ़े। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं इन्वेस्टर्स। मुझे बताइए, अगर आप मुझे कहोगे या मैं आपको कहूं कि भाई मेरी एकेडमी चल रही है, आप इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, तो क्या आप मुझसे आके क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे इन्वेस्टमेंट से पहले कि सर आपके प्लान्स क्या हैं, आपके पास कितने बच्चे हैं, कितना प्रॉफिट आप हमें दोगे, क्या रिटर्न मिलेगा हमें, और हमारे पैसे की क्या गारंटी है कि आप वापसी कर दोगे, क्या गारंटी है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं? क्या जब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करने जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। तो वो इन्वेस्टर क्या करते हैं? यूजर किस लिए है? वो आपकी बुक्स को यूज करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ता है, पिछले 3 से 4 साल के अकाउंट को पढ़ता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, कि भाई फर्म को कंटिन्यूसली बिजनेस, इसका प्रॉफिट आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, इसके पास कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, क्या ऐसा तो नहीं इसने अपना पैसा तो कुछ भी लगा रखा, सारा बाहर से लोन से ले रखा है, तो भाई इसकी में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, पता चले औरों का पैसा डूबेगा साथ में मेरा ना डूब जाए। तो ये सब क्या कौन चेक करता है? इन्वेस्टर्स चेक करते हैं। किस लिए? क्रेडिटेबिलिटी चेक करने के लिए, क्रेडिटेबिलिटी। ठीक, उसके बाद सेकंड होते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स इसलिए यूज करते हैं, अपने प्रॉफिट को, अपनी कॉस्ट को, अपने नेचर जैसे फर्म के साथ, सामने कोई अगर वैसा ही फर्म है तो उससे कंपेयर करके रिसर्च करते हैं। तो यूजर्स जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे डील करना है हमें, हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितना क्या है, उसको डील करते हैं कौन? रिसर्चर्स। थर्ड चलते हैं, थर्ड आप ले सकते हो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? आपको लोन देते हैं, हाँ है ना, तो वो लोन ऐसे ही दे देंगे या सिक्योरिटी चेक करेंगे, किसी बेस पे देंगे या वैसे दे देते, हर किसी को लोन बांट देते हैं? बोलिए, आपकी पोजीशन चेक करेंगे नहीं करेंगे कि आप इस पोजीशन में हो कि उनका पैसा सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा? चलिए, सर करते हैं, हाँ, चेक करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी किस लिए चेक करती है? बुक्स को क्यों यूज करती है? टैक्स जानने के लिए, आपसे उसको टैक्स लेना होता है कि भाई इसका प्रॉफिट कितना है, निकालो, टैक्स दो मेरे को, ठीक है, तो टैक्स जानने के लिए, टैक्स इम्प्लीकेशंस के लिए। उसके बाद आप ले सकते हो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस लिए करती है? कहीं भाई बिजनेस इलीगल तो नहीं चल रहा, इलीगल बिजनेस चल रहा तो बंद करवाओ इसको, पेनल्टी लगाओ इस पर, क्या ये सोशल नॉर्म्स को ध्यान में रख के बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा,
तो मैंने 5 आपको एक्सटर्नल यूजर्स दे दिए। तो इसी तरीके से आप एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर पेपर में लिख सकते हो। पेपर में आ जाएगा डिफाइन या एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 2 इंटरनल यूजर्स एंड 2 एक्सटर्नल यूजर्स, इस तरीके से। आई होप आपको यूजर्स क्लियर होंगे। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट